द फ्लाई चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ और आज का टॉपिक है रिवोल्ट 1857, जिसको हम जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिख रही हैं, बेगम हजरत महल की, नाना साहेब, झांसी की रानी मंगल पांडे, तात्या तोपे, कुंवर सिंह। ये वो लीडर्स हैं जो 1857 रिवोल्ट के टाइम में अलग अलग जगह से इन्होंने विद्रोह किया था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहेंगे 1857 रिवोल्ट से जुड़े हुए, जो हर एग्जाम में अक्सर आया करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, एसएससी या रेलवे का एग्जाम हो। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि 1857 रिवोल्ट के टाइम में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? वो थे विस्कॉन्ट पामस्टर्न। और गवर्नर जनरल 1857 रिवोल्ट के टाइम में कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और हम ये कहेंगे कि लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का, क्योंकि 1857 रिवोल्ट के बाद जो 1858 एक्ट पास हुआ, उसमें इस गवर्नर जनरल की पोस्ट को समाप्त कर दिया गया और यहाँ पे वाइसराय की पोस्ट को बना दिया गया और फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग ही बनाए। और मुगल एम्परर 1850 मुगल एम्परर जो 1857 रिवोल्ट के टाइम में थे, वो बहादुर शाह द्वितीय थे, जिनको हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। और इस टाइम जो कमांडर इन चीफ या फिर आप कह लीजिए सेनापति कौन था? ये थे सर कॉलिन कैम्पबेल थे। और इसका सिंबल क्या था 1857 रिवोल्ट का? लोटस और चपाती। यहाँ पे जो है लोटस और चपाती को जो है दूर दूर गांव में भेजा, दूर दूर गांव में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था कुछ संदेशों के साथ। 1857 रिवोल्ट असल में सोची समझी प्लानिंग थी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस के लिए। और किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश जो अत्याचार कर रहे थे इंडियंस पे, उसके खिलाफ था ये। 1857 को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कह लीजिए, आप सिपाही म्यूटनी कह लीजिए। 1857 का जो विद्रोह हुआ वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ, जहाँ पे जो है सिपाही म्यूटनी, जिसको हम कहते हैं सिपाही म्यूटनी कहते हैं। ये जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ, इसने असल में क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को जो है समाप्त कर दिया। और इस 1857 रिवोल्ट के बाद जो है अब इंडिया जो है डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू रूल किए जाने लगा। अब कुछ किताबें हैं 1857 से जुड़ी हुई, जैसे द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि विनय दामोदर सावरकर ने लिखा हुआ है। रिबेलियन इन 1857 अ सिम्पोजियम वाज रिटन बाय पूरन चंद जोशी, एंड द इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 वाज रिटन बाय जॉर्ज ब्रुश मलिसन। ग्रेट म्यूटनी क्रिस्टोफर हिबर्ट ने लिखा, एंड द रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबल ऑफ 1857 वाज रिटन बाय इकबाल हुसैन। अब तात्कालिक कारण या फिर इमीडिएट कॉज क्या था 1857 रिवोल्ट का? ये जो है असल में दिसंबर 1856 में पुराने लोहे वाली जो बंदूकें थी, ब्राउन बेस जिसको हम कहते हैं, उसकी जगह पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किया। उसमें जो कारतूस इस्तेमाल होता था, उस पे जो है गाय और सुअर की चर्बी लगी रहती थी। अब इससे हिंदू और मुस्लिम जो दोनों सिपाही थे, हिंदू मुस्लिम जो सिपाही थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उनको ये लगा कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का सोचा समझा चाल है, जिससे उनके धर्म को भ्रष्ट किया जा सके, और उन्होंने जो है इसको इस्तेमाल करने से मना कर दिया। लॉर्ड कैनिंग को जैसे ही पता चला कि इस चीज को लेकर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, लॉर्ड कैनिंग तुरंत इस चीज को सही करने की कोशिश किया, लेकिन जब तक वो कुछ करता तब तक विद्रोह बहुत जगह शुरू हो चुका था। मार्च 1857 में मंगल पांडे जो सिपाही था बैरकपुर का, उसने जो है कार्ट्रिज को इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अपने सीनियर ऑफिसर पे उसने हमला कर दिया, और 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी की सजा सुना दी गई। वहीं 9 मई को जो है मेरठ में 85 सिपाहियों ने जो है न्यू राइफल को इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जिसके लिए उन्हें 10 साल की सजा हो गई। अब क्या क्या, वो तो मैंने आपको तात्कालिक कारण बता दिया कि न्यू इनफील्ड राइफल में जो कार्ट्रिजेस यूज हो रहे थे। अब क्या क्या अदर क्या क्या कॉजेस थे रिवोल्ट के, जैसे आपके पॉलिटिकल कॉज हो गया। अब पॉलिटिकल कॉज है, इकोनॉमिक कॉज है, सोशल रिलीजियस कॉज है। अब पॉलिटिकल कॉज में हम देखेंगे कि लेट 1840s में जो आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी ने जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स शुरू किया, लैप्स लेकर के आया था। उस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, जो भी राजा महाराजा या फिर महारानी जो भी हैं, उनके अगर खुद की
औलाद नहीं है, या फिर आप कह लीजिए उन्होंने किसी बच्चे को गोद लिया है, उसको अपना वारिस अगर वो बनाना चाहते हैं, तो इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के हिसाब से वो उसको अपना कानूनन वारिस नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। इस वजह से जो नाना साहेब, जो खुद एक एडॉप्टेड सन थे मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड के, और रानी झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, ये भी जो है ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ हो गई। ये जो ब्रिटिश की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, आप कह लीजिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और डायरेक्ट एनेक्सेशन की पॉलिसी थी, इसने क्या किया, 1857 के रिवोल्ट को और बढ़ा दिया, और अवध को भी ब्रिटिशर्स ने जो है एनेक्स कर लिया, या फिर जो कह लीजिए हड़प लिया, माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर हड़प लिया इसको। अब सोशल रिलीजियस कॉज में हम देखेंगे कि ब्रिटिश जो है इंडियंस को सही तरीके से ट्रीट नहीं करते, उनको अनफेयर वे में ट्रीट करते थे, उनको जो है जातिवाद के हिसाब से वो उनको जो है कहते थे कि ब्रिटिश जो है इंडियंस के साथ जो है रंग भेद करते थे, और बहुत सारी जगह हैं, जैसे आप कह लीजिए होटल्स हो गए, पार्क्स हो गए, और या फिर जो है ट्रेन्स में फर्स्ट क्लास सीट पे जो है इंडियंस नहीं जा सकते, तो वहाँ पे सिर्फ गोरे लोग ही जा सकते थे। अब जो ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटिशर्स ने किया है, तो इससे इंडियंस को ये लगा कि ये जो ब्रिटिश हैं यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। प्लस जो विडो रीमैरिज के लिए कानून लाया गया, सती प्रथा के लिए जो कानून लाया गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए, या फिर जो कन्या भ्रूण हत्या के लिए जो कानून लाया गया, इससे जो इंडिया में ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, उनको ये लगा कि ये तो ब्रिटिशर्स हमारे सोशल ऑर्डर जो चला आ रहा है उसी पे अटैक कर रहे हैं। प्लस चेंज इन द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी कह लीजिए, क्रिश्चियन मिशनरीज चारों तरफ बढ़ा रहे थे ये लोग, इंग्लिश को जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इससे भी जो है ऑर्थोडॉक्स इंडियन डिस्टर्ब हो गए हैं। अब इकोनॉमिक कॉजेस क्या क्या हैं, जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ब्रिटिशर्स लेके आए थे, हाई टैक्स जो पीजेंट से ये ले रहे थे। अब पीजेंट्स जो है पीजेंट जो मनी लेंडर्स से और ट्रेडर्स से जो लोन ले रहे थे, उसके लिए इनको हाई टैक्स पे करना पड़ता था, और उस हाई टैक्स को अगर वो नहीं पे कर पा रहे थे, तो फिर जो है वो मनी लेंडर्स या फिर ट्रेडर्स कह लीजिए, ये लोग जो है फार्मर्स की जमीन को हड़प ले रहे थे, जिसकी वजह से फार्मर्स के पास जो जीवन जीने का सोर्स था वो भी छिन जा रहा था। और कुछ ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियन स्टेट्स को भी जो है एनेक्स कर लिया। इससे जो वहाँ के रूलर्स थे, वो उस एरिया के जो कहते हैं आपको आर्टिजन या फिर कारीगर या फिर कह लीजिए आपके शिल्पकार, उनको जो है पेट्रोनेज नहीं दे पा रहे थे। इसकी वजह से इन लोगों की भी कंडीशन जो है बुरी हो गई थी। अब जो ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, इसने इंडियन इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि इन्होंने जो हाई टैक्स लगा दिया कि अगर आप अपने गुड्स को, जो कॉटन है, जो सिल्क है, उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस पर आपको हाई टैक्स पे करना पड़ेगा। अब उतना टैक्स पे करने के लिए इंडियन पब्लिक के पास पैसा नहीं था, जिसकी वजह से जो है मिड 19th सेंचुरी में जो है इंडियन इंडस्ट्री कम्प्लीटली जो है बंद हो गई। व्हाट आर द मिलिट्री कॉजेज? मिलिट्री कॉजेस क्या थे 1857 रिवोल्ट के? इंडियन सिपाहीज जो हैं, जो उनको ब्रिटिश सोल्जर्स से जो है इंफीरियर पोजीशन पे रखा जाता था। वो इवन दो यूरोपियन सिपाही और इंडियन सिपाही दोनों के दोनों सेम पोजीशन पे, सेम रैंक पे थे, फिर भी उनको जो है इंडियन सोल्जर्स को जो है कम पैसा दिया जाता, कम पे किया जाता था, और उनको ये कहा जाता था कि आप अपने घर से दूर जा करके जो है सर्व करेंगे। और 1856 में लॉर्ड कैनिंग जो जनरल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एक्ट लेकर के आया, उसके हिसाब से तो सिपाही यानी कि जो सिपाही थे, उनको समुद्र पार करके जा करके सेवा देनी पड़ेगी। और इंडियंस में ये बिलीव था कि अगर वो समुद्र पार करेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब प्रशासनिक कारण या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कारण क्या थे, जो लॉ, अब इसमें देखते हैं लॉस ऑफ बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस। इंडियन एरिस्टोक्रेट यानी कि जो भारतीय अमीर लोग थे, उनको क्या था, उनको बहुत सारी प्रिविलेजेस थी, जैसे चाहे इकोनॉमिक कह लीजिए, चाहे सोशल कह लीजिए, लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने वो सारी प्रिविलेजेस खत्म कर ली थी। कैसे? अपनी एनेक्सेशन पॉलिसीज के थ्रू। अब दूसरा चीज जो एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम द हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, इसमें क्या है कि इंडियंस को जो है हायर पोस्ट पे नहीं अलाउ किया जाएगा, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट हो चाहे मिलिट्री डिपार्टमेंट हो, वो सारे के सारे हायर पोस्ट जो है इंग्लिश पीपल के लिए ही रखे जाएंगे।
अब 1857 रिवोल्ट से जुड़े हुए कुछ लीडर्स हैं जो अलग अलग पार्ट में, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अपोज किया था। अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे, जिसमें टेबल में जो है एक सेंटर ऑफ रिवोल्ट, कहाँ पे विद्रोह शुरू हुआ, लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट, जिन्होंने रिवोल्ट किया, प्लस ब्रिटिश जनरल्स हु सप्रेस द रिवोल्ट, जिन्होंने रिवोल्ट को दबाया। अब दिल्ली में लीडर कौन था? जनरल भक्त खान थे। वहां पे कौन ब्रिटिश जनरल था जिसने सप्रेस किया रिवोल्ट को? लेफ्टिनेंट विलोबी, जॉन निकोलसन एंड लेफ्टिनेंट हडसन। कानपुर में कौन था लीडर? नाना साहेब। यहाँ पे किसने दबाया रिवोल्ट को? सर ह्यूग व्हीलर एंड सर कॉलिन कैम्पबेल। और लखनऊ में बेगम हजरत महल लीडर थी। यहाँ पे कौन ब्रिटिश जनरल था? हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हैवलॉक, जेम्स उटराम एंड द सर कॉलिन कैम्पबेल। इन लोगों ने जो है मिल करके रिवोल्ट को दबाया। बरेली में कौन थे? खान बहादुर खान। यहाँ पे ब्रिटिश जनरल जेम्स उटराम। बिहार में कुंवर सिंह। यहाँ पे कौन थे? सर कॉलिन कैम्पबेल। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। यहाँ पे सर कॉलिन कैम्पबेल ने जो है रिवोल्ट को सप्रेस किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई विद्रोही थी, लीडर थी, और यहाँ पे जो है सप्रेस किसने किया था? किस जनरल ने? सर ह्यूग रोज ने। अब फिर से मैं एक बार और आपको रिकॉल कराऊंगी। मंगल पांडे बैरकपुर में थे। मेरठ कैंट में तो सोल्जर्स ने ही एक साथ किया था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, फिर जीनत महल भी दिल्ली में थी, भक्त खान भी दिल्ली में थे, नाना साहब कानपुर में थे, तात्या तोपे कानपुर में थे, अजीमुल्लाह कानपुर में थे, महाराजा कुंवर सिंह ये बिहार में अरा में थे, खान बहादुर खान बरेली में विद्रोह किए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ में, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में। अब क्या आपको पता है कि 1857 रिवोल्ट जो शुरू हुआ था आजादी के लिए, वो सफल नहीं हो सका। तो हम जानते हैं, अब हम जानेंगे कि उसका कारण क्या था, कि क्यों ये 1857 रिवोल्ट जो है फेल हो गया। पहला चीज, लैक ऑफ यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी। ये जो रिबेलियन, ये जो विद्रोही थे, इन्होंने ये तो प्लान कर ये तो सोच लिया कि हमें ब्रिटिश सिस्टम को यहाँ से हटाना है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया से हटाना, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर यहाँ से हटाएंगे तो उनकी जगह कौन लेगा। इनके पास भविष्य की कोई प्लानिंग नहीं थी। सेकंड, लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस। कुछ जहां हमने देखा कि बंगाल में जहां सिपाहीज रिवोल्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वहीं पंजाब में और साउथ इंडिया में तो सोल्जर्स जो है ब्रिटिश का साथ दे रहे थे इन विद्रोहियों को दबाने के लिए। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द एजुकेटेड इंडियंस। जो पढ़े लिखे भारतीय थे, उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिवोल्ट तो हम ये समझेंगे कि बहुत हम बहुत पीछे चले गए हैं। अब डिसयूनिटी अमंग द लीडर्स। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जो लीडर्स हैं उनमें खुद में यूनिटी नहीं थी। उनके खुद के जो है छुटपुट झगड़े चल रहे थे, वो एक दूसरे से जेलस रहते थे। उसके बाद है मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश। अब आपको पता है कि ब्रिटिश की जो आर्मी है वो जो है इंडियन आर्मी से ज्यादा सुपीरियर थी। उनके पास इवन आप कह लीजिए उनकी मिलिट्री ज्यादा अच्छी थी, और जो ब्रिटिश इंडियन प्रिंसेस थे, चीफ थे, वो खुद ही जो है ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे कि रिबेलियंस को दबाने के लिए। अब हमने ये देख लिया क्या क्या कारण थे। अब हम देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या पड़ा 1857 रिवोल्ट का। अब इस 1857 रिवोल्ट के बाद आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ। ठीक, अभी तक क्या था कि क्राउन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों इंडिया पे जो है कंट्रोल कर रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर खत्म कर दिया गया। अब इंडिया पे रूल सीधे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। मीन्स आप कह लीजिए क्राउन जो है अब इंडिया पे रूल करेगी। अब ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो है मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हायर पोस्ट दिया जाएगा। अभी तक हमको, क्योंकि अब हमने इस विद्रोह में हमने ये देखा कि म्यूटनी यानी जो विद्रोह हुआ, इसका मेन जो बैकबोन जो था वो इंडियन सिपाहीज ही थे, इंडियन आर्मी ही थी। तो ब्रिटिशर्स ये समझ गए, अब ये यहाँ से जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलना शुरू करेंगे। और दूसरा चीज, ब्रिटिश ट्रूप्स जो इंडिया में थे उसकी जो स्ट्रेंथ को उन्होंने बढ़ा दिया, और इंडियन ट्रूप्स को इन्होंने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। ब्रिटिशर्स, हमने अब आपको बताया कि ब्रिटिशर्स जो है अब यहाँ से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलना शुरू करेंगे। सेकंड
चीज़ कुछ ये क्वींस प्रोक्लेमेशन आया, उसमें ये कहा गया कि जो राजा महाराजा प्रिंस हैं और जो चीफ्स हैं इंडिया में, उनकी राइट्स को, उनकी डिग्निटी को, उनकी ऑनर को वैसे ही रिस्पेक्ट दिया जाएगा जैसे हम ब्रिटिश प्रिंसेस को, ब्रिटिश राजाओं को देते हैं। प्लस हम इंडियन से ये भी प्रॉमिस करते हैं कि जो ब्रिटिश सर्विस है उसमें इंडियंस को भी पर लिया जाएगा अगर उनके पास डिजायर्ड क्वालिफिकेशन होंगी। और इस चीज को लागू करने के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 पास हुआ, जो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 पास हुआ। और लेकिन इसमें ये था कि जो हायर पोस्टें अभी भी जो है इंग्लिश ऑफिशियल्स के लिए ही रखी जाएंगी। और थैंक यू।